हेलो और इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये सिर्फ कोई आम अदालत नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की सबसे बड़ी ढाल और आखिरी उम्मीद है। चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये संस्था कैसे काम करती है, इसका आधार क्या है और ये इतनी शक्तिशाली कैसे बनी। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम इस हाई स्टेक्स इंस्टीट्यूशन के फाउंडेशन, जजेस की योग्यताएं, कोलिजियम सिस्टम, उसके एवोल्यूशन और अंत में जजेस के कार्यकाल और रिमूवल प्रोसेस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, न्यायालय की नींव। देखिए, ये सफर एक दिन का नहीं है, इसने सदियों का लंबा सफर तय किया है। कहानी शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जब कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना। फिर 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट आया और 1935 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसका काम प्रांतीय विवादों को सुलझाना था। और आखिरकार आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को हमारा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया औपचारिक रूप से सामने आया, जिसने फेडरल कोर्ट की जगह ले ली। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन बेहद दिलचस्प डिटेल है। संविधान का आर्टिकल 130 एक कमाल का प्रावधान देता है। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है, राइट? लेकिन इस आर्टिकल के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर इसकी बैठक देश में कहीं और भी आयोजित कर सकते हैं। ये छोटी सी लाइन इस पूरे स्ट्रक्चर को देश की ज़रूरतों के मुताबिक एक ज़रूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और ये चार्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि वक्त के साथ चीज़ें कैसे बदली हैं। 1950 में जब कोर्ट शुरू हुआ था, तब इसमें सिर्फ 8 जजेस थे, एक चीफ जस्टिस और 7 न्यायाधीश। लेकिन आर्टिकल 124 ने संसद को ज़रूरत के हिसाब से जजेस की संख्या बढ़ाने की शक्ति दी है। तो आज देश की आबादी और मामलों के बोझ को देखते हुए ये संख्या पूरी क्षमता पर है, जिसमें एक चीफ जस्टिस सहित कुल 38 न्यायाधीश मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस बड़ी बेंच तक पहुंचता कौन है? चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशंस फॉर द बेंच। देश की सर्वोच्च अदालत का हिस्सा बनने के लिए कुछ कड़े पेशेवर और कानूनी माइलस्टोन्स पार करने पड़ते हैं। सबसे पहली और बेसिक शर्त, भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद या तो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में काम किया हो। और एक और इंटरेस्टिंग रास्ता भी है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई व्यक्ति एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट यानी एक बेहद प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ है, तो उन्हें भी बेंच पर लाया जा सकता है। योग्यताएं तो क्लियर हैं, लेकिन इनका चयन आखिर होता कैसे है? ये हमें ले जाता है द कोलिजियम अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? जिस कोलिजियम सिस्टम से आज जजेस चुने जाते हैं, वो हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं गया है। ये किसी सांसदीय कानून का नतीजा भी नहीं है। ये सिस्टम तो खुद सुप्रीम कोर्ट के दिए गए ऐतिहासिक फैसलों, जिन्हें हम जजेस केसेस कहते हैं, उनके जरिए विकसित हुआ है। इस कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ 4 सबसे वरिष्ठ जजेस शामिल होते हैं, जो आपस में चर्चा करके इन अपॉइंटमेंट्स को तय करते हैं। तो ये पूरा ब्यूरोक्रेटिक पाइपलाइन काम कैसे करता है? एक स्टेप बाय स्टेप नजर डालते हैं। सबसे पहले कोलिजियम वरिष्ठता और मेरिट के आधार पर नाम रेकमेंड करता है। फिर ये लिस्ट लॉ मिनिस्ट्री को आगे फॉरवर्ड की जाती है। तीसरे स्टेप में इंटेलिजेंस ब्यूरो इन नामों का थरो बैकग्राउंड चेक करती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन सिफारिशों को रिव्यू करता है और आखिर में जाकर भारत के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से नियुक्ति पर मोहर लगाते हैं। ये प्रक्रिया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच इंटरैक्शन का एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। लेकिन क्या ये सिस्टम हमेशा से ऐसा ही था? चलिए चलते हैं इसके ऐतिहासिक सफर पर। एवोल्यूशन ऑफ द कोलिजियम। इस कोलिजियम ने आज जो रूप लिया है, उसके पीछे 4 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का हाथ है। शुरुआत हुई 1981 के फर्स्ट जजेस केस से। फिर 1993 में सेकंड जजेस केस आया, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। 1998 में थर्ड जजेस केस ने इस कोलिजियम के आकार को और बड़ा कर दिया, और अंत में 2015 का फोर्थ जजेस केस। ये चारों केसेस देश के न्यायिक इतिहास के सबसे अहम मील के पत्थर हैं। इन केसेस ने आखिर पावर बैलेंस को कैसे बदला, इसे न्यूट्रली समझते हैं। 1993 से पहले अपॉइंटमेंट्स में आखिरी फैसला लेने का पावर एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के पास था, जिसे एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी कहते थे। लेकिन 1993 के सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक स्टैंड लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान में लिखे शब्द कंसल्टेशन यानी परामर्श का असल मतलब कनकरेंस यानी सहमति है,
और यहीं से पावर शिफ्ट हो गई जुडिशरी के पास, जिसे जुडिशियल प्राइमेसी कहा गया, ताकि अदालत की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2014 में सरकार एक नया कानून आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC एक्ट, जिसका मकसद इस कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करना था। हालांकि 2015 के फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस NJAC एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत का मानना था कि ये कमीशन जुडिशरी की आज़ादी में दखलंदाजी कर रहा था। नतीजा, NJAC रद्द और पुराना कोलिजियम सिस्टम वापस बहाल हो गया। ये पूरा मुद्दा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच अधिकार के संतुलन का एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। एक बार बेंच पर बैठने के बाद आगे क्या, देखते हैं। टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसेस। यहाँ ये 65 का आंकड़ा सबसे अहम है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भले ही कोई मिनिमम एज तय नहीं की गई है, लेकिन रिटायरमेंट की आयु बिल्कुल फिक्स है। एक बार नियुक्त होने के बाद कोई भी जज 65 साल की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रह सकता है, जब तक कि वो खुद अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ना दे दें। और रिटायरमेंट के बाद के नियम भी बेहद स्ट्रिक्टली डिफाइन किए गए हैं। रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को भारत की किसी भी अदालत में या किसी अथॉरिटी के सामने वकालत करने की पूरी तरह मनाही होती है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह का पक्षपात या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा ही न हो और अदालत की निष्पक्षता बनी रहे। खैर, क्या किसी जज को उनके कार्यकाल के बीच हटाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया, जिसे इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं, बेहद रिग्रेस है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत इसे सिर्फ दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर शुरू किया जा सकता है। इसके स्टेप्स देखिए। पहले लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के साइन के साथ प्रस्ताव लाना होता है। फिर एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है। अगर दोष साबित हो, तब संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से इस प्रस्ताव को पास करना होता है और तब जाकर राष्ट्रपति रिमूवल ऑर्डर निकालते हैं। ये इतना मुश्किल इसलिए बनाया गया है ताकि जजेस बिना किसी डर के अपना निष्पक्ष काम कर सके। इस पूरे सफर को तय करने के बाद एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचकर देखिए, संविधान में जो कॉलेजियम सिस्टम लिखा ही नहीं गया था, क्या वो सच में जुडिशियल इंडिपेंडेंस और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है, या फिर इसमें अभी और बेहतरी की गुंजाइश है? भारत का सुप्रीम कोर्ट हमारे लोकतंत्र का एक बेहद मजबूत स्तंभ है और इसकी आंतरिक प्रणाली को समझना एक जागरूक समाज की पहचान है। इस सवाल पर गौर जरूर कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।